हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है मूल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन या मोल अंश हम कहते किसे हैं। तो किसी अवयव के यानी कि किसी भी कंपोनेंट के मोलों का, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो मोल होंगे उसका जिस विलयन में वो उपस्थित है उसके समस्त अवयव के मोलों के योग के साथ अनुपात मूल अंश कहलाता है। और मूल अंश को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि कोई भी जो अवयव होगा या कोई भी जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के मोलों का उस विलयन में उपस्थित सभी अवयव, यानी कि 2 से निर्मित है तो 2 के, 3 से निर्मित है तो 3 के मोलों के योग के साथ जो अनुपात होगा, अनुपात यानी रेशियो होगा, उसको हम मूल अंश कहते हैं। और मूल अंश को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसमें हम जैसे देख लेते हैं कि सपोज कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, 2 अवयवों से मिलकर बना है। तो सपोज 2 यौगिक हैं, उसमें ए और बी। तो ए और बी के मोलों की संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी, एन ए जो कि ए के मोलों की संख्या है, एन बी जो कि बी के मोलों की संख्या है। तब अगर हमें ए का मूल अंश ज्ञात करना है, ए का मूल अंश यानी कि काई ए, देन इट विल इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या किसकी, कंपोनेंट ए के, बटे दोनों के मोलों की संख्या का योग, यानी कि एन ए प्लस एन बी, क्योंकि द्विअंगी विलयन है। अगर सपोज यहाँ पे त्रिअंगी विलयन होता, टर्नरी सॉल्यूशन होता, तो यहाँ पे प्लस एन सी हो जाता। इसी प्रकार से अगर 4 का होता तो एक और हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी का मूलंश निकालेंगे। बी का मूलंश यानी कि काई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन बी ऊपर आ जाएगा क्योंकि बी के मूलंश निकाल रहे हैं हम, तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि सपोज हमने एक रोटी के 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए। तो 4 टुकड़े करने पे हर पार्ट जो है वो हो जाता है 1/4। अब चारों 1/4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक के ही हिस्से हैं। उसी प्रकार से मोल अंश भी किसी एक का ही हिस्सा होता है। तो ये क्या होगा, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों कंपोनेंट का सम, दोनों कंपोनेंट के मोल अंशों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अनुपात है। तो अनुपात में क्या होगा कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो एक न्यूमेरिकल हम इसका करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, बेंजीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत 30 है, यानी कि बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है और उसका द्रव्यमान प्रतिशत 30 है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। 30% W/W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W लिखते हैं, यानी कि बेंजीन का भी द्रव्यमान दिया गया है और किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान लिया गया है। कल हम इसको पढ़ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका अर्थ ये है, 30% W/W का अर्थ ये है कि विलेय 30 ग्राम होगा और विलायक होगा 70 ग्राम, और विलयन जो होगा वो 100 ग्राम का होगा। तो इसके आधार पे हम इसका मूल अंश निकालने जाते हैं आगे। तो मूल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है मोलों की संख्या। और किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसका द्रव्यमान और एक उसका आणविक द्रव्यमान।
तो यहाँ जो विलयन बना हुआ है बाइनरी है, द्विअंगी विलयन है, और द्विअंगी विलयन में सम्मिलित है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके लिए बेंजीन का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है 30 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, जो हमें द्रव्यमान प्रतिशत से पता लगा 70 ग्राम। इसी प्रकार से बेंजीन का आणविक द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। आणविक द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। 12 छके 72 और 6 एकम 6, तो 72 + 6 78 ग्राम प्रति मोल इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, CCl4 कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, 35.5 गुणा गया 4, तो 35.5 गुणा गया 2 71, गुणा गया 2 71 हो जाएगा, और 71 दूना हो जाएगा तुम्हारा 142 + 12 154 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि ग्राम मोलों की संख्या जब निकाली जाती है तो उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान। बेंजीन का निकाल रहे हैं तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे बेंजीन का आणविक द्रव्यमान। ये हमें क्वेश्चन से पता लगा कि इसका दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम। आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 78। जब इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा ये 0.38। दशमलव के 2 अंक बाद तक आप प्रश्न को हल करोगे। CCl4 के मूल तो क्या हो जाएगा, जैसे बेंजीन का निकाला उसी टाइप से इसका CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे कार्बन टेट्राक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान जो क्वेश्चन के अनुसार दे रखा था 70, और आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 154 ग्राम प्रति मोल। दोनों को सॉल्व करने पे 0.45 आ जाएगा। अब हम आते हैं, जब हमें मूलों की संख्या पता लग गई तो अब हम आते हैं मूल अंश निकालने के लिए। तो बेंजीन के मूल अंश, बेंजीन का मूल अंश कितना हो जाएगा, बेंजीन के मूल बटे विलयन के कुल मूल, और कुल मूल में क्या आएंगे, बेंजीन के मूल धन कार्बन टेट्राक्लोराइड के मूल। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 8 और 5 ये कर दिया, 4 और 3 7 और 1 8, तो यानी कि 0.83 आ जाएगा। अब इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, सीधे आप 38 में 83 का भाग दे दोगे, उत्तर आ जाएगा 0.45। ठीक है। अब दूसरे के लिए इतनी लंबी गणना करने की जरूरत आपको है नहीं। हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो काई बी अगर आपको निकालना है दूसरे पदार्थ का, अगर आपको मोल अंश निकालना है तो एक में से उसको घटा दोगे। सपोज हम ये माने कि बेंजीन को हमने पहला पदार्थ ले रखा है, तो बेंजीन का जो मोल अंश है उसको घटा देंगे हम 1 से। तो काई कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 1 माइनस काई बेंजीन। काई बेंजीन कितना निकला आपका 0.45। तो 1 में से 0.45 को घटाओगे, उत्तर आ जाएगा 0.55। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नए टॉपिक पे। सांद्रता व्यक्त करने के हम सारे तरीके जान चुके हैं, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि विलेयता हम किसे कहते हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे विलायक की निश्चित मात्रा, हमने विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा हमने देखनी है कि कितना उसमें घुलता है। सपोज आपने विलायक की 100 ग्राम मात्रा ली है, तो आपने देखना है कि उसमें विलेयक कितना मैक्सिमम अमाउंट घुला जा सकता है, जिसके बाद वो घुलना बंद कर दे, तो वो कहा जाता है उसकी विलेयता। ठीक है। इसमें पहला आता है ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता में
हमें पता है, पहले भी हम इसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी विलेय विलायक में केवल तब घुलता है जब दोनों में अंतर आणविक आकर्षण समान हो, एक जैसा हो। जैसे पानी है, पानी में NaCl डिसॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि NaCl आयनिक नेचर का है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल में भी ध्रुवण होता है और आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश जल के अणु में होता है, जिस आकर्षण बल के कारण वो उसमें घुल जाता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज भी पानी में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन अगर हम बात करें बेंजीन पानी में घुलेगा तो नहीं घुलेगा, तेल पानी में घुलेगा तो नहीं घुलेगा, क्योंकि एक ध्रुवीय विलायक है, एक अध्रुवीय विलायक है, इसलिए एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लासाते-लिए नियम हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ये क्या कहता है, देखो कि किसी निकट संतृप्तता वाले विलयन यानी कि नियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन हम उसको कहते हैं जिसमें और अधिक सॉल्यूट या और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घुली जा सकती। और निकट संतृप्तता क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि लासाते-लिए नियम था आपका रासायनिक साम्य के लिए। किसके लिए था? रासायनिक साम्य के लिए था। तो संतृप्त विलयन जो होते हैं वो भी साम्यावस्था प्राप्त कर चुके होते हैं, तो उसमें यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, दो टाइप की रिएक्शनें होती हैं। ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और दूसरी जो ऊष्मा को बाहर निकालती हैं, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी। तो दोनों के लिए ये प्रक्रिया अलग अलग है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऊष्मा शोषीय विक्रियाओं के लिए तो विलेयता बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब ऊष्मा शोषीय विक्रिया होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर घुलने की प्रक्रिया, जो विलीनीकरण की प्रक्रिया है, वो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि हीट उसमें बाहर निकल रही है, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो विलेयता ऑब्वियसली घट जाएगी। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो ठोस और द्रव होते हैं ये लगभग नगण्य रूप से इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। असंपीड्य होने के कारण दाब का इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एक टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें आपका हेनरी नियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्पस से। उसके बाद हेनरी नियम के अनुप्रयोग आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, और उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो उस सब को हम एक साथ पढ़ेंगे।